आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और जैसे कि अभी हम लोग 2022 वाला मॉडल पेपर कर रहे हैं और इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 करा दिया था और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सेट 2 कराऊंगा। क्योंकि देखिए हमारा जो पिछला साल वाला जो मॉडल पेपर है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई जो भी समय है इसमें आप लोग मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों का तो कंप्लीट तैयारी मैं करा नहीं पाया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। क्योंकि मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल कल चला गया था, मेरा तबियत भी थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए नहीं हो पाया था। खैर कोई नहीं, चलिए आप लोग मॉडल पेपर से तैयारी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों का एग्जाम जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि आदर्शक अर्थशास्त्र यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। यानी यहाँ पर जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है इससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। देखो भाई जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, ये फ्यूचर के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, यानी कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनकी फ्यूचर के लिए बात करेगा और ये हमें क्या देगा, परामर्श देगा, एडवाइस देगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जैसे कि एक हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया, जिसको हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं। एक हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, एक हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। और हमारा देश जो भारत है भाई, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अपनाया गया है। आगे चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। ये दाहिनी ओर विवर्तित क्यों होता है बताना है। तो इसका जो मेन कारण है क्या है कि तकनीकी विकास, ठीक है। तकनीकी विकास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी विकास। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए औसत लागत क्या होगी। देखो भाई यहाँ पर ये जो किसान है ना, ये क्या कर रहा है, दो मतलब यहाँ पर फसल को ये मतलब उपजा रहा है। देख लीजिए, एक तो हमारा धान उपजा रहा है और एक हमारा ये गेहूं उपजा रहा है। यार बोल रहा है कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए, 100 टन धान का उत्पादन करने के लिए क्या कर रहा है, 120 क्विंटल, ठीक है। 120 क्या कर रहा है, 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग कर रहा है। बात क्लियर हो रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर जितना का त्याग करेगा ना, जितना का त्याग करेगा उतना ही वह बाद में उत्पादन करेगा। यानी 120 क्विंटल यहाँ पर क्या कर रहा है, गेहूं का यहाँ पर त्याग कर रहा है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120 क्विंटल गेहूं हो जाएगा, मतलब जितना का यहाँ पर भाई त्याग करेगा, जितना क्विंटल जो भी सामान का जो त्याग करेगा उससे रिलेटेड उतना ही सामान का वो उत्पादन करेगा। 4 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 120 क्विंटल गेहूं इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है भाई देख लो। इस प्रकार से दिया गया है कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुएं क्या क्या, एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन। शायद नाम सुन के ही आप लोगों के मुंह में पानी आ गया। कि निम्न बंडलों का इस प्रकार से एक देखिए यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है और यहाँ पर बताने की कौन वाला हमारे यहाँ पर सही होगा। देखो भाई यहाँ पर ए नंबर में जो यहाँ पर ए में जो दिया है 4 और 5, अगर 4 और 5 को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे बी में कितना 3 और 5 है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। सी में कितना 5 और 6 है, 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये ए के लिए था, ये बी के लिए है और ये सी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई देखो यहाँ पर इसका फंडा क्या होता है कि देखो इसमें सबसे ज्यादा कौन वाला है, सबसे ज्यादा ये वाला है 11 है। तो सबसे पहले सी को लिखो, जिस जो ज्यादा वाला रहेगा उसको पहले लिखना है। 11 के बाद कौन वाला है, तो ये 9 वाला है, मतलब ये ए है तो फिर ए को लिखेंगे। इसके बाद ये वाला है मतलब बी को लिखेंगे। तो इस प्रकार का जो होगा भाई देख लो, यही वाला हमारा आंसर होगा सी ए बी। तो सी ए बी यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देख लेते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि जो अर्थशास्त्र होता है इसके अंतर्गत हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, ये हमारा होता है समष्टि, ठीक है। ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। और व्यष्टि में मतलब क्या होता है भाई, कोई एक व्यक्तिगत होता है, मतलब जिसमें एक उपभोक्ता हो, एक फॉर्म हो, एक वस्तु हो, इस प्रकार का जो चीज होता है इसको हम लोग व्यष्टि में अध्ययन करते हैं। और जो समष्टि होता है, समष्टि में हम लोग मतलब अर्थशास्त्र के व्यापक मतलब क्षेत्र को हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसलिए यहाँ पर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। और ये एक उपभोक्ता संतुलन ये व्यष्टि में चला जाएगा, एक फॉर्म के संतुलन ये भी व्यष्टि में होगा, एक वस्तु की कीमत निर्धारण ये भी व्यष्टि में हो जाएगा। तो 6 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन 7 यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, और ये बार बार पूछा जाएगा आगे आप लोग बहुत जगह पे ये चीज देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है सीमांत उपयोगिता। इसको क्या बोला जाता है, सीमांत उपयोगिता बोला जाता है। क्वेश्चन 8 क्या है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान, देखो जब सीमांत उपयोगिता का मान जब 0 होगा तो कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होगा। एकदम नोट डाउन करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सके आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत बोला है, गलत, ध्यान से सुनो, बोला कि कौन सा कथन गलत है मतलब सही नहीं है। तो भाई ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को परिचित करते हैं, ये हमारा सही नहीं है। बाद में कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, देखो ये क्वेश्चन हमारा सेट 1 में भी था इसी प्रकार का क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि, देखो कीमत में परिवर्तन 4% है और मांग में परिवर्तन 8% है। यहाँ पर मांग की कीमत लोच निकालना है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था इसके लिए, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच निकालना है। देखो भाई मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताया, देखो मांग सबसे पहले तो मांग को आप ऊपर में लिखो। ठीक है, कीमत हमारा नीचे है तो कीमत को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो मांग, मांग कितना है, मांग यहाँ पर 8%, तो 8% लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पर कीमत, कीमत कितना है 4%, 4% लिख दो। तो प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 4 की 4 4 8 कितना है 2 बचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक बजट रेखा अपने दाहिने ओर विवर्तित होगी जब, कब अपने दाहिने ओर विवर्तित होगा भाई, तो यहाँ पर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तब ये ऐसा होता है। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और ये भी क्वेश्चन भाई एक हमारा आएगा ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर हमें मांग की लोच यहाँ पर ज्ञात करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एक टू जरूर पूछा जाएगा, और इसको मैंने सेट 1 में भी बताया था। हाँ, हो सके जी का मान कभी यहाँ दिया रहे, कभी यहाँ दिया रहे, कभी यहाँ दिया रहे, कभी यहाँ भी दिया हुआ हो सकता है, या फिर यहाँ भी दिया हुआ हो सकता है, कहीं पर भी दिया जा सकता है। तो भाई जान लो इसके कंसेप्ट को, देखो अगर बीच में रहेगा ना, बीच में रहेगा तो ईडी का मान कितना होगा, 0 होगा। और अगर इससे थोड़ा ऊपर रहेगा, कहीं यहाँ रह सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी अगर थोड़ा ऊपर रहेगा भाई तो ईडी का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। अगर नीचे रहेगा जैसे कि यहाँ पर है तो ईडी का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पर रहेगा भाई तो ईडी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पर होगा तो ईडी का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो भाई ये रूल है, ये कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर हमें इस जगह का बात कर रहा है और यहाँ पर पूछा गया है मांग की लोच यानी ईडी का मान। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से कम होगा। देखो ईडी क्या लेस देन 1 है तो यानी 1 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, क्या हो जाएगा शर्त। तो 13 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलो भाई आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। देखो भाई यहाँ पर क्या है कि यदि उपभोक्ता की आय मतलब यहाँ पर जो इनकम है, जो आय है, ठीक है, यहाँ पर आय क्या हो रहा है, आय हमारा बढ़ रहा है। और आय अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वस्तु की मांग में कमी हो जाए, अगर मांग में अगर कमी हो जाता है तो वह किस प्रकार का वस्तु होगा। देखो मान के चलो कि जब आपके पास मतलब थोड़ा कम पैसा, देखो ऐसा होता है जब किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाता है तो वह यहाँ शॉपिंग करता है, यहाँ जाता है, वहां पर ये वस्तु खरीदता है, अच्छा अच्छा मार्केट जाएगा, जैसे बिग बाजार चल जाएगा। लेकिन अगर पैसा कम रहेगा तो वह मतलब इधर का ही मतलब जैसे कि ऐसे नॉर्मल होटल में खाएगा, उसको उतना बड़ा होटल जाना भी नहीं है, वो नॉर्मल नॉर्मल सामान खरीदेगा। यहाँ पर एक्चुअली बोल रहा है कि अगर हमारा आय अगर बढ़ रहा है, अगर आय बढ़ेगा तो कोई भी वस्तु का जो डिमांड होगा वो भी बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ता है, अगर उसका मांग नहीं बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु जो है वो घटिया वस्तु है, घटिया वस्तु है तभी तो वस्तु को नहीं खरीद रहा है। बस यही बात है यहाँ पर। तो 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 14 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए घटिया वस्तु को हम लोग गिफिन वस्तु भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको गिफिन वस्तु भी बोला जाता है, इसको हम लोग निम्न वस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, इसको घटिया वस्तु बोलिए, गिफिन वस्तु बोलिए, निम्न वस्तु बोलिए, बात एक ही हो जाएगा। तो 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या भाई कि निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। देखो भाई पूरक वस्तु मतलब क्या है कि जो एक दूसरे पर आधारित है, मतलब एक के बिना जो दूसरा होगा ही नहीं, एक के बिना जो दूसरा होगा ही नहीं।
इसको हम लोग बोलेंगे पूरक वस्तु। मतलब यहाँ पे देखिए दो प्रकार का वस्तु होता है, एक हमारा हो जाएगा पूरक वस्तु, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और एक होगा हमारा प्रतिस्थापन वस्तु। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब क्या हो गया कि एक के जगह पे हम लोग दूसरा का यूज कर सकते हैं, ये हो गया प्रतिस्थापन वस्तु। और पूरक वस्तु क्या हो गया कि उस वस्तु के बिना हम लोग मतलब उस वस्तु को बना ही नहीं सकते हैं। अभी आपको समझ में हर एक चीज आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। मान के चलिए कि आपके घर में मेहमान आ गया, आपके घर में मेहमान आ गया। अब देखिए अगर आपके घर में मेहमान आ गया है, अगर आप उसको चाय देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कॉफी उसको देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चाय या फिर कॉफी दोनों में से कोई एक भी दे दीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर या तो आप इसको दे सकते हैं या फिर आप इसको दे सकते हैं, यानी कि चाय के बदले आप कॉफी दे सकते हैं या फिर कॉफी के बदले चाय दे सकते हैं। मतलब ये जो हो गया ना, ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन वस्तु। ये क्या हो गया? ये प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक पेप्सी है, एक मिरिंडा है। भाई देखो अगर आपके घर में मेहमान आया है तो आप चाहे तो मेहमान को पेप्सी पिलाओ या फिर मिरिंडा पिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप पेप्सी के बदले मिरिंडा पिला सकते हो, मिरिंडा के बदले पेप्सी पिला सकते हो, यानी ये भी हमारा प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। अब देखो जैसे कि मेहमान आया है, अब आप उसको या तो लक्स साबुन लगाने के लिए दे दो या फिर उसको आप डब साबुन लगाने के लिए दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा कि नहीं, बोलेगा भी नहीं कि आप मुझे लक्स क्यों दिए, डब क्यों दे दिए। मतलब आप लक्स की जगह पे डब का यूज कर सकते हैं, डब की जगह पे लक्स का यूज कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या है? ये भी हमारा प्रतिस्थापन वस्तु है, क्योंकि एक वस्तु के बदले हम लोग कोई दूसरा वस्तु का भी अगर यूज करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाय और चीनी का बात करो, भाई चाय और चीनी का बात करो, तो चाय यानी चाय पत्ती और चीनी के बदले, चीनी के बिना हमारे चाय बनेगा ही नहीं, चाय बनेगा ही नहीं। मतलब ये क्या है भाई? आपस में ही क्या है? एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि एक वस्तु के बिना दूसरा वस्तु हमारा संभव है ही नहीं बनना। तो इस प्रकार का जब भी रहेगा तो इसको हम लोग पूरक वस्तु बोलेंगे। और एक वस्तु के स्थान पर अगर हम लोग कोई दूसरे वस्तु का अगर यूज कर देते हैं और अगर हमारा काम बन जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन वस्तु। और इस प्रकार का आगे आप लोगों को और बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप लोग इस चीज को देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला? पूरक वस्तु बोला, तो पूरक वस्तु हमारा ये वाला हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 16 क्या है कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है, तो इसको भाई बोला जाता है उत्पादन फलन। क्या बोला जाता है? उत्पादन फलन। 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 क्या है कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, कब भाई बराबर होते हैं? जब हमारा औसत उत्पाद अधिकतम होता है तभी आपस में बराबर होते हैं। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन 18 क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कुल लागत टीसी उत्पादन की मात्रा क्यू तो सीमांत लागत का सूत्र होगा। ठीक है, तो सीमांत लागत का जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा? डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो पैमाने का जो प्रतिफल होता है इसका जो संबंध है किस काल से होता है? तो दीर्घ काल से होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? दीर्घ काल हो जाएगा। पैमाने का प्रतिफल का अगर बात करा जाएगा तो दीर्घ काल हो जाएगा। और अगर परिवर्तनशील अनुपात का नियम का अगर बात करा जाएगा तो भाई ये अल्पकाल हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया। आप लोग देख लीजिए कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में व्यक्त किया जाता है, तो अल्पकाल हो जाएगा इसके लिए। 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि परिवर्तनशील अनुपात का अगर नियम का बात करा जाएगा तो उसमें हमारा अल्पकाल होगा, और अगर हमारे पैमाने का प्रतिफल के नियम का अगर बात किया जाएगा तो उसमें हमारा दीर्घकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 22 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? देखिए हमारे को बोल रहा है कौन वाला विशेषता नहीं है औसत उत्पाद का, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। ये भाई इसका ये विशेषता नहीं है, बाद में सब ये भी इसका विशेषता है। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कि जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से कम होता है तब औसत उत्पाद में क्या होता है? तब औसत उत्पाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा कमी होती है। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 24 क्या कि यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुने करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। देखो भाई यहाँ पर बोल रहा है कि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना कर अगर दिया जाएगा तो उत्पादन में 3 गुना कर वृद्धि हो जाता है, तो इसे कहा जाएगा। तो इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे भाई बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। क्या बोला जाएगा? पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 25 क्या है। क्वेश्चन 25 है कि उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सीमांत आगम। क्या बोला जाता है, सीमांत आगम। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 भी VBI है, एकदम एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना कई तरीके से पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए भाई 26 नंबर ये जो क्वेश्चन है, देखो जैसे यहाँ पर TC है, TFC है, TBC है। ये जो TC है जो कि हमारा टोटल कॉस्ट होता है, जो TC होगा ना ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि TFC प्लस क्या हो जाएगा, TBC हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना इसको कई तरीके से घुमाया जा सकता है, कैसा देखो ध्यान से। जैसे TC हम लोग यहाँ रहने देते हैं, इस TFC को इधर ले आते हैं तो माइनस TFC हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर TBC बचेगा। मतलब TBC बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि TBC बराबर क्या आ गया, TC माइनस TFC आ गया, ये एक आ गया। अब देखो भाई हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि TBC को अब हम लोग बराबर किधर ले आते हैं। देखो TC का तो TC हो जाएगा, ये प्लस TBC है, इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस TBC हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या जो बचा है ये रह जाएगा, TFC रह जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि TFC के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, TC माइनस TBC लिख सकते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया एक, और एक हो गया TC बराबर TFC प्लस TVC। तो ये तीन हमारा इसका हो जाएगा, तीन केस इसका हो जाएगा, इस प्रकार से देख लो। और इसमें से कोई सा भी अगर हमारा ऑप्शन में रहेगा तो हमारा भाई वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मांग है, मांग भी हमारा बढ़ रहा है, और जो पूर्ति है, ठीक है, ये भी हमारा बढ़ रहा है, दोनों यहाँ पर हमारा बढ़ रहा है। तो संतुलन की ये जो संतुलन की कीमत में क्या होगा, ठीक है, संतुलन की कीमत में क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो 27 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। देखिए भाई अगर मांग भी बढ़ रहा है, ठीक है, मांग भी बढ़ रहा है, किसी भी आदमी कोई प्रोडक्ट मान के चलिए लक्स साबुन है, ठीक है, लक्स साबुन है, इसका डिमांड भी बढ़ रहा है पूरा एकदम, नहीं हमको लक्स साबुन ही चाहिए, लक्स साबुन ही चाहिए, और आदमी खरीद भी रहा है, पूर्ति भी हो रहा है, सप्लाई भी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो भाई उसके दाम में क्या हो जाएगा, उसकी कीमत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका दाम। कि कस्टमर अगर लेना चाहेगा तो दुकानदार चाहेगा कि भाई और लाभ कमाने के चलते उसका दाम क्या कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देते हैं, और कंपनी वाला भी बढ़ा देगा अगर उसका डिमांड उतना अधिक बढ़ गया। तो 27 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 28 क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन 28 क्या है कि किसी वस्तु की मांग यानी कि डिमांड तथा पूर्ति यानी कि सप्लाई हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मांग अगर हमारा यहाँ पर अधिक हो जाए तो इसकी स्थिति को किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो ये जो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, जो डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, जो डिमांड होगा वो सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, तो यही बनेगा हमारा कंडीशन। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ये तो हमारा पूरा सही हो ही रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही होगा। क्यों सही होगा, ध्यान से देखिए। जैसे डी है, रहने देते हैं, प्लस एस है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस एस होगा, इधर कुछ नहीं बचा यानी कि जीरो बचा। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है, यानी कि ए और बी हमारा दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि 28 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन 29 क्या है, किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में होगा। देखो भाई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि, मतलब यहाँ पर मांग कम है, मांग यहाँ पर क्या है, मांग यहाँ पर कम है, और यहाँ पर जो पूर्ति है, पूर्ति यहाँ पर क्या है भाई, पूर्ति यहाँ पर अधिक है, पूर्ति यहाँ पर अधिक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर मात्रा में क्या होगा, मात्रा में क्या होगा। तो 29 का यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 29 का सही उत्तर, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूर्ति अधिक है ना, पूर्ति अधिक है, इसलिए यहाँ पर मात्रा में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला जो प्रश्न है बार बार पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर वही कीमत लोच का मान निकालना है, ठीक है, कीमत लोच का यहाँ पर मान निकाल देना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया। तो चलो भाई क्या करना है, देखो यहाँ पर जो पूर्ति दिया है, पूर्ति वाला जो रहेगा इसको आपको ऊपर में लिखना है 4%। आप यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान सुनो, एक चीज ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो पूर्ति की कीमत लोच यहाँ पर दिया है, पूर्ति की कीमत लोच क्या दिया है, पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पूर्ति है, तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ति वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बाद में कीमत है, तो कीमत वाला हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो पूर्ति कितना है, पूर्ति है 4%, तो 4% ऊपर में लिखेंगे। फिर नीचे कितना है, कीमत कितना है 5%, हम लोग नीचे लिख देंगे। पहले बार में क्या था भाई, जो हमने ऊपर में बनाया वहां पर था मांग की कीमत लोच था, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच।
तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मांग यहाँ पर है तो मांग को हम लोग ऊपर में लिख रहे थे, ठीक है, और जो कीमत था उसको हम लोग नीचे लिख रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पूर्ति की कीमत लो, पूर्ति को ऊपर में लिखेंगे, कीमत को नीचे लिखेंगे। पूर्ति 4% था, लिख दिया, कीमत 5% लिख दिया, प्रतिशत खत्म हो गया। 4/5 यहाँ पर बचा, तो इसको जब सॉल्व करिएगा 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8 आएगा, यानी 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0.8 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई यहाँ पर जो है वह बाजार में एकदम आ रहा है हीरो जैसा और गुंडा जैसा जा रहा है, मतलब आराम से आता है, आराम से जाता है, मतलब प्रवेश और निकास यहाँ पर संतुलन की अवस्था में कर रहा है। तो यहाँ पर मांग में क्या होगा, मांग की वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो 31 का यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कीमत और मात्रा दोनों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कीमत में भी बढ़ जाएगा दाम और मात्रा में भी दाम इसका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के कि मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत में क्या हो जाएगी। देखिए भाई, यहाँ पर मांग अगर अधिक हो रहा है, मांग अगर बढ़ रहा है, मांग अगर बढ़ेगा किसी भी सामान का, तो जाहिर सी बात है तो उसका कीमत, उसका जो दाम होगा वो भी बढ़ेगा। कोई भी चीज आप उस सामान को खरीद रहे हैं, मतलब उसका डिमांड है, वो जब डिमांड रहेगा तो दुकानदार वाला कंपनी क्या करेगा, उस सामान का दाम क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वृद्धि होगी। ठीक है, 32 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास क्या है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। तो भाई यहाँ पर 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम एवीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग। 33 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर बोला गया कि एआर और एमआर में क्या संबंध होगा, ये हमें बताना है। और कब, यहाँ पर जब पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो या फिर पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म हो। देखो भाई, जब हमारा पूर्ण प्रतियोगी रहेगा ना, पूर्ण प्रतियोगी रहेगा, इस कंडीशन के लिए जान लो, इसमें हमारा हो जाएगा एआर बराबर एमआर। एआर बराबर क्या हो जाएगा, एमआर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एकाधिकार बाजार रहेगा, क्या रहेगा, एकाधिकार बाजार रहेगा, एकाधिकार बाजार, तो इस केस में एआर जो होगा वो क्या होगा, एमआर से ज्यादा होगा। ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर पूर्ण प्रतियोगी रहेगा तो दोनों इक्वल होगा, और अगर एकाधिकार रहेगा तो एआर ज्यादा होगा एमआर से। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एआर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एमआर हो जाएगा। 34 का क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 35 क्या है कि समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार के बाजार संरचना की विशेषता है। किस प्रकार का बाजार संरचना का विशेषता हो जाएगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या भाई देख लो। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है कि टीआर वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है। तो टीआर को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, टीआर को एआर बोलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, एआर बोलेंगे। किस प्रकार के बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, किस प्रकार के बाजार में हो जाएगा भाई, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन 38 की जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तब वस्तु की मांग की कीमत रोज का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। तो 38 का यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कि 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 38 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया, दो कंडीशन बताया, एक पूर्ण प्रतियोगिता के लिए बताया और एक एकाधिकार बाजार के लिए बताया। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में एकाधिकार बाजार वाला दिया हुआ है, देख लो कि एआर और एमआर में संबंध क्या होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एआर होगा इस केस में क्या होगा, एमआर से बड़ा होगा, यानी एकाधिकार बाजार में क्या होता है, एआर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो 39 के यहाँ सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एआर एमआर से क्या होगा, बड़ा होगा। 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी के निम्न तालिका में दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। संतुलन की अवस्था बोल रहा है, संतुलन मतलब जब हमारा दोनों बराबर होगा। देखो ये 44-60 है, ये बराबर नहीं है, ये 34-30 है बराबर नहीं है, 18-10 है बराबर नहीं है, 10-2 है बराबर नहीं है, 6-3 है बराबर नहीं है, 4-4 ये बराबर है। तो इसके लिए कितना है, यहाँ पर 6 है, यानी ऑप्शन सी हमारे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का प्यारा सुंदर सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।